नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका नाम क्या है, सेल्स। तो सेल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी की क्लास होती है, तो आज भी बायोलॉजी का सेशन लेंगे। लेकिन उससे पहले जो सैटरडे को केमिस्ट्री का सेशन होता है, तो केमिस्ट्री में मैं हर क्लास में MCQ कराता हूं, तो उन MCQ को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने उस दिन आपको दिए थे। आप लोगों के आंसर्स भी आए थे, तो सही आंसर्स दिए आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की, कौन से पदार्थ की अवस्था होती है जिसमें घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, जो पानी की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल, भाप, आइस, लिक्विड, इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो वाटर की होती है वो कैसी रहती है। वो जल की जो आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, तो वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज वो हमेशा H2O ही होता है, वो हमेशा H2O ही रहता है। तीसरा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होता है, तो वो सबसे कमजोर किस में होगा, तो गैस में होगा। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सबसे कम किस में होगा, गैस में होगा। इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है, क्या नाम है इसका, सेल। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे और जो है सारी बात जो है इसकी क्लैरिटी से देखेंगे। तो आखिरी तक जरूर देखिए, तो सारी चीजें बनेंगी। और फिर आपको ही आज के भी MCQ करने हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, सेल है क्या। तो सेल जैसे ही बात आएगी तो हमारा शरीर हो या प्लांट का शरीर हो या किसी भी जीव की बात होगी। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, किसी भी लिविंग बीइंग की बात करेंगे। तो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, किसी भी जीव के अंदर क्या होती है, कोशिका होती है। तो ये कोशिका क्या करती है, तो कोशिका जो है एकदम बेसिक यूनिट है, सबसे मौलिक इकाई है जो कि किसी के अंतर्गत जरूरी होती है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो किसी का भी जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेल है। तो बात करते हैं सेल की। तो सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सेल की परिभाषा होगी, अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ प्रोसेस। क्या है ये, तो ये सबसे एक कोशिका को जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन के सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। तो मतलब हमारे लाइफ के लिए जो बहुत ही इसेंशियल है, सबसे बेसिक है। मतलब हमारा जो शरीर है वो इसी से तो मिलकर बना है। मतलब कैसे बना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंट उसकी क्या हो गई, सबसे बेसिक यूनिट हो गई, सबसे बेसिक यूनिट हो गई, सबसे मौलिक इकाई हो गई, सबसे बुनियादी इकाई हो गई। तो उससे मिलकर जो है पूरा घर बन रहा है। वैसे ही शरीर के अंदर भी क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल, कोशिका। तो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उस ऑर्गन सिस्टम किसी के अंदर इंप्लांट होता है तो उसी को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, उसी को किसी तरह से जीव कहा जाता है। तो इसमें क्या बात हो गई, सबसे बेसिक यूनिट हो गई सेल। सेल से ही मिलकर क्या बना, कोशिकाओं से ही मिलकर बने उत्तक मतलब टिश्यूज, और टिश्यूज से ही मिलकर बने ऑर्गन मतलब अंग, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम का ही जब समूह हो जाता है तो उसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज, सबसे छोटी इकाई जो हमारे जीवन की प्रक्रियाओं को, बुनियादी चीजों को पूरा करती हैं, वो क्या हो जाती है, कोशिका। और कोशिका को जब मिला दिया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो वो उत्तक कहलाती हैं, वो टिश्यूज कहलाती हैं। बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज भी हमको पढ़ने आगे चलकर, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज पढ़ाऊंगा मैं आगे। फिर ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों का जो समूह होता है उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, हमारा स्केलेटल जो है कंकाल तंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलाकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव कैसे बना हुआ है, तो इसी से बना हुआ है। लेकिन जब सबसे बेसिक चीज पर जाएंगे तो वो हो जाएगा सेल। तो हम बात करने वाले हैं सेल की। तो सेल क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। इसमें एक होता है जो बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। जैसे कि हम हैं तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। अगर हमने
क्लैप भी किया, ताली भी बजाई, तो कुछ सेल हमारे जो है मर गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम लोग जब डेली बाथ लेते हैं, नहाते भी हैं, तो हमारे जैसे कभी हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भी कई कोशिकाओं का जो है वहां पर विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उनका जो है डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल बन हैं, तो हमारे हाथ में, हमारे हर जगह बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल सारे काम करता है। वो श्वसन का भी काम करेगा, रेस्पिरेशन का भी काम करेगा, वो डाइजेशन का भी काम करेगा, वो एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, उत्सर्जन का भी काम करेगा। सारे काम एक सेल के द्वारा हो जाते हैं। उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? एमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है। ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं? एक कोशिकीय। लेकिन हम किस में आ गए? हम आ गए बहुकोशिकीय में, जिसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर। तो ह्यूमन बॉडी किस में है? मल्टी सेलुलर है। क्यों मल्टी सेलुलर है? तो मल्टी सेलुलर इसलिए है क्योंकि अभी हमने ये जो चार्ट देखा, इसके हिसाब से जो हमारे ऑर्गन बना है वो बहुत सारे टिश्यू से बना है, और वो टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो हमारे शरीर में तो कितने ऑर्गन सिस्टम है, तो कितने सारे सेल्स होंगे। तो इसलिए ह्यूमन जो है वो एक सेल से नहीं बना है, ह्यूमन बहुत सारे सेल से बना है। तो वो यूनिसेलुलर नहीं होगा, वो होगा मल्टी सेलुलर। तो यहां पर बात हो रही है बहुकोशिकीय। तो कोई इंसेक्ट है, कोई कीट है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, ये सारी चीजें बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो सभी चीजों में सेल तो होता ही है, सेल बेसिक यूनिट लाइफ है। इसके अलावा ये लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखा जाए तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते कैसे हैं, तो इनको थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि भाई सेल कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से हमें कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक हमने किसका बनाया है? तो ये हमने मल्टी सेलुलर का बनाया है। तो ये क्या हो गया? आपका सेल हो गया। ये किसका डायग्राम है? तो एक सेल का हो गया। अब इस सेल के अंदर ये आपके बहुत सारे सेल हैं। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो ऐसे कई मल्टीपल सेल्स हैं। इस मल्टीपल सेल्स में ये जो एकदम बाहर चीज होती है, ये क्या बनाया है हमने? एक कोशिका ही तो बनाई है। तो इस सेल के अंदर जो एकदम बाहर लेयर होती है, इसी को आप क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसी के बीचों बीच एक चीज होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर कोशिकाएं भी है। कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी और भी इसके अंदर जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, इनको ही कहा जाता है कोशिका अंग। कोशिका अंग मतलब इसके बहुत सारे अंग होते हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं। तो ये हमने जो है बात करी है सेल की। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या हो गया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। मतलब जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या है? तो वो क्या है? सेल है। और इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसकी स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। ये ध्यान से याद रखिए इस शब्द को कि साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। तो साइटोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका सेल्स के बारे में। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। जहां पर हम किसकी कोशिकाओं का अध्ययन करें तो उस साइंस को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर मैंने बताया क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक भी होता है, जिसके अंदर आपके डीएनए, आरएनए, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे तो डीएनए, आरएनए, जीन्स, इस तरह की चीजें भी इसके अंदर पाई जाती हैं जो आगे चलकर हमको समझनी है। तो ये तो एक मोटा मोटा हमने सेल को समझा। अब देखा जाए तो भाई सेल के अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे जीव हो गए, तो जीव, हर जीव के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हो गए। या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो मल्टी सेलुलर होगा। ऐसे ही कोशिकाओं को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। उसको भी समझते हैं ये क्या होता है। तो देखो यहां पर जैसे मैंने ये जो आपको सेल का डायग्राम बताया कोशिकाओं के
बताया। तो इस कोशिका में आपको दिख रहा है न्यूक्लियस बताया मैंने, इसी को केंद्रक कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, रफ है, लाइसोसोम है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे आगे की क्लास में, लेकिन ये बताने के लिए बताया गया कि ऐसा सेल होता है। ये सेल आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव जिसको बोला जाता है, गोल्जी बॉडीज क्या है, हर चीज हम समझेंगे। अभी हम बहुत बेसिक चीज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो घबराइए मत कि ये चीजें छूटेंगी क्या, तो बिल्कुल नहीं छूटेंगी। हर चीज आपको हर एस्पेक्ट में समझने आएगी, बस ध्यान से इसको देखते रहिए। तो ये देखिए, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर बहुत अच्छे से चीजें सिंक्रोनाइज वे में दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर सेल ऐसा नहीं होता है। तो क्या होते हैं सेल्स के टाइप? तो सेल्स को अगर हम बात करें, कोशिकाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कोशिकाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, और इनके बारे में जो है हम आगे जो है बात करेंगे। तो सेल के अंदर यूकैरियोटिक टाइप भी देखेंगे और प्रोकैरियोटिक टाइप भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं कि भाई सेल्स की खोज किसने करी। सेल जो आज हम देख रहे हैं, जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में क्या क्या चीजें आई, इसके बारे में क्या थ्योरीज हैं, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो भाई जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसके द्वारा की गई? तो सेल की जो डिस्कवरी है, सेल की जो खोज है, कोशिकाओं की जो खोज है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज करी। जो सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका खोजी गई थी, और उस मृत कोशिका को जो नाम दिया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। इसके अलावा उससे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने हमें जीवित कोशिकाओं की खोज कर दी थी। इसके बाद 2 व्यक्ति और आए जिनका नाम था शेडलर एंड स्वान। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, और फिर रुडलॉफ विर्चो ने उसमें कुछ बदलाव किए। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ध्यान से आज के सेशन में हमको सेल के बारे में हर जो बेसिक चीज है वो पता होनी चाहिए। तो सेल के बारे में आपको जो जो बेसिक चीज थी, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर जो है पूरी तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं। सेल जो है वो श्वसन भी कर रहा है। आपके बॉडी के अंदर अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन हमारी जो बेसिक प्रोसेस है उसको भी करने के लिए काम करता है। और ऐसे ही देखा जाए तो भाई जो सेल होता है, उस सेल से किसी के अंदर एक सेल से भी पूरा जीवन चल रहा है, किसी में मल्टीपल सेल से भी चल रहा है। तो जिसमें एक सेल से चल रहा है वो यूनिसेलुलर हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। जिसमें बहुत सारे सेल की जरूरत हो गई वो मल्टीसेलुलर हो गया। तो अब ये सेल के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी, हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं। तो इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब की थी? 1665 में करी थी। तो इसकी खोज जो है 1665 में किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक को क्या मिला था? तो रॉबर्ट हुक को सेल वॉल मिला था। सेल वॉल मतलब एक जो है हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह की चीज मिली थी, कॉर्क जिसको कहा जाता है, कॉर्क सेल। तो उस समय जो है उनको कॉर्क सेल मिला था कुछ इस तरीके से। और उस समय जो है हनीकॉम जो होता था, हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोला जाता था? उस समय सेल बोला जाता था। तो उन्होंने इस चीज का नाम ही क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो अगर क्वेश्चन आए आपको कि भाई सेल नाम किसके द्वारा रखा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा रखा गया। उन्हें क्या मिला? कॉर्क सेल मिला। कॉर्क सेल जो है इस तरीके से जो है मधुमक्खी का छत्ता नुमा एक आकार मिला, और उन्होंने उसको क्या संज्ञा दी, उसको क्या नाम दिया? तो सेल दिया। ये तो कैसा था? ये डेड सेल था। इनको जो मिला था ये डेड सेल था, और ये भी इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से देखा था? तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। डेड सेल का मतलब ये मृत कोशिका इनको मिली थी। इनको जो मिला है वो मृत कोशिका मिली। कब मिली? 1665 में। कॉर्क सेल किसने खोज करी? रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। इसके बाद एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज करी। इन्होंने जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है ये डिस्कवर किया था, मतलब जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज करी। मतलब लिविंग कोशिका, मतलब जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक पहला व्यक्ति है जिसको सेल मिल रहा है, और उसी ने नाम क्या दिया है? सेल।
लेकिन उसको जो मिला था वो डेड सेल मिला था। लिविंग सेल किसको मिला? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को 1674 में। इसके बाद एंट्री होती है रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन जो है बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सेल का डायग्राम बताया था कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को हमें किसने बताया? तो इस न्यूक्लियस ये होता है, ये हमको बताने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्राउन। तो हम बात करते हैं किसकी? रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमें जो है किसके बारे में बताया? तो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई इसके अंदर एक और चीज होती है जो 1831 में इन्होंने बताया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक की बात करी, रॉबर्ट हुक 1665। फिर 1674 में लिविंग सेल आ गया एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसके बाद 1831 में यह पता चला कि भाई सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है। डीएनए आरएनए काय में होती है? तो न्यूक्लियस में होती है। तो केंद्रक पाया जाता है किसी भी कोशिका के अंदर। ये किसने बताया हमें? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद जो है 1838 में और 1839 में सबसे पहले क्या आया? कोशिका का सिद्धांत आया। कोशिकाओं का सिद्धांत आया। और ये कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दो व्यक्ति थे, शेडलन एंड स्वान। शेडलन ने प्लांट के बारे में बताया, पादप के बारे में बताया, और जो स्वान थे उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, जंतुओं के बारे में बताया। तो इन दोनों की थ्योरी हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ देते हैं। मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी 1838 में और 1839 में, तो इन दोनों की ही थ्योरी को हम कंबाइंड फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बताते हैं, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअली प्लांट और एनिमल्स के लिए अलग अलग थ्योरी दी थी। तो इनका क्या कहना था? तो सबसे पहले अगर आपको आएगा एग्जाम्स में सेल थ्योरी किसने दी, तो आप नाम याद रखेंगे, शेडलन एंड स्वान ने दी। अब शेडलन एंड स्वान ने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इनका क्या कहना था कि जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं। मतलब ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि कोई भी जो कोशिका है वो या तो यूनिसेलुलर होगी या तो मल्टी सेलुलर होगी, एक कोशिका और एक कोशिका से ज्यादा मिलकर बनेगी। इसी चीज में एक और व्यक्ति आए जिन्होंने इसमें और बदलाव किए। ये थ्योरी तो है, आज जो सेल थ्योरी पढ़ते हो उसको कंबाइनली फॉर्म में पढ़ते हो। अगर आपको आता है एग्जाम में आंसर राइटिंग में तो क्या लिखोगे सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी में लिखना है आपको कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय शेडलर एंड स्वान। According to the cell theory, all the living cells are made up of one or more cells, and all the new cells formed from the pre-existing cell. All the organisms follow the cell theory except virus. तो ये पूरी की पूरी सेल थ्योरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किसका स्टेटमेंट कौन सा था, किसका स्टेटमेंट बदलाव क्या क्या हुए। तो आप आज जो लिखेंगे, जो मैंने बोला वही लिखना है कि भाई कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में शेडलर और स्वान के द्वारा दिया गया, जिसके तहत कोई भी कोशिका एक या एक अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, और कोई भी नई कोशिका जो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। सारे जीव जो है कोशिका सिद्धांत को जो है मानते हैं, सिवाय किसको? क्या है उसका अपवाद? तो वो है जीवाणु, उसका विषाणु है। वायरस जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये किसने बोला था, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने आ रहा होगा कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? शेडलर और स्वान के द्वारा। ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कोई भी कोशिका जो है वो किससे मिलकर बनी है? तो वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इन्होंने दिया। इसके बाद 50 साल बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो का कहना था कि ऑल द लिविंग सेल्स या ऑल द न्यू सेल्स formed from the pre-existing cell। इनका कहना है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो किससे बन रही हैं? वो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से ही बन रही हैं। मतलब हमारे शरीर में रोजाना कुछ कोशिकाएं मर जा रही हैं, कुछ नई बन जा रही हैं। तो वो नई कैसे बन रही हैं? तो वो नई जो बन रही हैं वो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से ही मिलकर बन रही हैं। तो ये बात किसने कही? तो ये बात जो है कही है रुडोल्फ विर्चो ने। मतलब जो कोशिका सिद्धांत में कुछ ना कुछ बदलाव हुए। तो सबसे पहला जो है प्लांट और एनिमल के बारे में शेडलर एंड स्वान ने कहा, उसके बाद जो है रुडोल्फ विर्चो ने कहा। और रुडोल्फ विर्चो ने एक और पॉइंट जोड़ा कि ऑल द लिविंग सेल्स
ऑल द लिविंग फॉलो, या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं हम, ऑल द लिविंग्स फॉलो सेल थ्योरी, सभी सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को फॉलो करते हैं। और इसका एक एक्सेप्शन इन्होंने बताया, अपवाद बताया, और वो अपवाद क्या है? तो वो अपवाद है वायरस, कि वायरस जो है, विषाणु जो है, वो क्या नहीं करता, तो वो कोशिका सिद्धांत को नहीं अपनाता है। क्या? वायरस। तो वायरस जो है, तो वायरस है क्या? तो वायरस को याद रखेंगे, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है, एक कड़ी है। ये कैसी कड़ी है? तो ये आपको जीव और निर्जीव, ये जीव और निर्जीव को जोड़ती है। मतलब ये लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के बीच में क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी आपने सुना होगा कोविड वायरस जो था, कोविड के लिए आपको बोला गया कि भाई पब्लिक प्लेसेस को हाथ नहीं लगाना है, और अगर आपने हाथ भी लगा लिया है तो हाथ लगाने के बाद सैनिटाइज करिए हाथ को। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें छू रहे हैं जिनसे आप किसी से हाथ भी मिला रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी पब्लिक प्लेस से निकल रहे हैं और पब्लिक प्लेस पर आप हाथ लगाते हुए जा रहे हैं, तो वो तो नॉन लिविंग थिंग है। फिर वायरस आपकी बॉडी में कैसे आ गया? तो ये जो चीज बताई थी, ये हमको रुडोल्फ विर्चो ने बताई कि जितने भी जीव हैं वो सभी के सब कोशिका सिद्धांत को मानते हैं, सिवाय किसको? तो वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है। तो इनका यही कहना था कि ऑल द न्यू सेल्स, ऑल द लिविंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इनका कथन था कि जितनी भी लिविंग सेल है, मतलब जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, या जितनी भी जीवित कोशिकाएं, नई जीवित कोशिकाएं हैं, वो किससे मिलकर बनी हैं? तो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा इन दोनों के स्टेटमेंट, अगर हम बात करें, चाहे शेडलर और स्वान की बात करें, चाहे रुडोल्फ विर्चो की बात करें, इसको कंबाइन फॉर्म में हम पढ़ते हैं और इसी को क्या कह देते हैं? हम सेल थ्योरी कह देते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में आप ये 3 पॉइंट जरूर लिखिए कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, गिवन बाय शेडलर एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत शेडलर और स्वान के द्वारा दिया गया 1838-39 में, जिसमें कहा गया कि कोई भी जीवित कोशिका है तो वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी नई कोशिका बन रही है तो वो पुरानी मौजूद कोशिका से बन रही है। ये चीज किसने जोड़ दी? रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ी, और कहा कि सारे जीवित जो प्राणी हैं वो किसको अपनाते हैं? कोशिका सिद्धांत को अपनाते हैं, सिवाय वायरस, विषाणु को छोड़कर। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो सेल थ्योरी एक्सेप्ट वायरस। तो होप यहां तक चीज समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कोशिका कितने प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं जो है, किसी जीव के अंदर एक कोशिका है तो वो यूनिसेलुलर हो गया, वो एक कोशिकीय हो गया। किसी में बहुत सारे हैं तो वो बहुकोशिकीय हो गया। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि जो कोशिका होती है उसके अंदर भी थोड़े थोड़े बदलाव देखने मिलते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने हमको बताया था कि जो कोशिका होती है वो बहुत ही तरीके से जो है डेवलप हो जाती है। मतलब जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, एक तरीके से एक प्रॉपर वे में उनका केंद्रक जो है होता है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? और जिनके अंदर केंद्रक ढंग से जो है उत्पन्न नहीं हुआ है या वेल डेवलप नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो हम उस बेसिस पर भी सेल के अंदर भी दो तरह के, कोशिकाओं के अंदर भी दो विभाजन करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल कोशिका किस प्रकार की होती है। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब ये क्या होती हैं, इनको समझेंगे। देखिए, सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए एक एक करके जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से समझते जाइए। तो भाई जो सेल की बात करी, सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप के भी हैं और यूकैरियोटिक टाइप के भी हैं। तो भाई ये प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो प्रो जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आपका प्राक। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से पुराने हैं और एक पुरानी स्टेज में, जैसे आज अगर हम ह्यूमंस को देखेंगे तो ह्यूमंस वेल डेवलप होते जा रहे हैं। अगर हम अर्ली मैन, आदि मानव को देखें और हम में देखें तो बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो ये जो सेल हैं इनको नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्राक टाइप के, और कैरियोटिक का मतलब होता है कोशिका। तो जिसके अंदर मतलब कोशिका का केंद्रक, केंद्रक की बात कर रहे हैं यहां पे, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसका न्यूक्लियस
पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो, उसको क्या कह दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है इनका वेल डेवलप्ड नहीं होता है। अब वेल डेवलप्ड कैसे नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ जा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जिनको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। जो भी कोई भी प्राणी है तो हर व्यक्ति के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं किसी के अंदर भी। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र। तो हर व्यक्ति के अंदर 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र हैं जो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे। तो 23 पेयर्स में 22 पेयर सबके अंदर कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। सबके अंदर मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, 22 पेयर। लेकिन जो 23वां पेयर होता है, 23rd पेयर होता है, उस 23rd पेयर की अगर हम बात करें तो 23rd पेयर के अंदर 23वें जोड़े के अंदर फीमेल होगी तो उनके अंदर होंगे XX और मेल होगा तो मेल के अंदर होगा XY। तो जैसे कि अगर हम बात करें, कोशिका सिद्धांत ने क्या कहा कि हर जो कोशिका है वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी है, और कोई भी नई कोशिका बन रही है तो वो किससे बन रही है, पुरानी मौजूद कोशिका से बन रही है। तो ऐसा होता है कि अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उस फीमेल से ओवा सेल आया है, मेल से स्पर्म सेल आया है, और दोनों के मिलने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है। जो एम्ब्रियो हुआ है, जो भ्रूण उत्पन्न हुआ है, वो दोनों की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जो फीमेल होती है वो हमेशा क्या देती है, एक्स देती है। मेल जो है एक्स और वाई दोनों दे सकता है। अगर मेल से एक्स आया तो जो बच्चा होगा वो आपका फीमेल गर्ल चाइल्ड होगा। अगर पुरुष की तरफ से वाई आया और महिला की तरफ से तो हमेशा एक्स ही आएगा। तो यहां पर ये मेल चाइल्ड होगा और ये फीमेल चाइल्ड होगा। तो ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, क्रोमोसोम्स पे करती हैं। तो मैं क्रोमोसोम को यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसका एक रीजन है। तो ध्यान से देखिए कि होता यह है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है, तो इन क्रोमोसोम के अंदर हमको मिलता है, इन गुणसूत्र के अंदर हमें मिलते हैं जीन। मतलब ये पूरा का पूरा काम का नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको कहा जाता है जीन। गुणसूत्र के अंदर ही आपको क्या मिलता है, जीन मिलता है, और ये पूरे में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये गुणसूत्र करते क्या हैं, तो इनको देख लीजिए। तो इनके अंदर जो ये जीन मिल रहे हैं, इन जीन, ये कुछ हो सकता है जीन कोई कलर का हो सकता है, ये जीन जो है आपकी हाइट का हो सकता है, ये जीन जो है आपकी आंखों के कलर आइरिस का हो सकता है। तो ऐसे जीन जो है बिखरे रहते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर आपका क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स कहां पे पाया जाता है, तो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र मोस्टली जो है वो किस तरीके से पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहे, ये जैसे आप देख रहे हैं ये बिखरा हुआ है जिसके अंदर जीन मिल रहे हैं, तो ऐसा बिखरा हुआ जो आपका न्यूक्लियस का सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस का सब्सटेंस का मतलब कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम गुणसूत्र जो हैं अगर ऐसे बिखरे हुए जिसमें पाए जाएं, वो क्या होगा, तो वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर इसके अंदर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में हो और उसके अंदर चीज पाई जाए हिस्टोन प्रोटीन के तौर पर, हिस्टोन प्रोटीन के तौर पर, हिस्टोन प्रोटीन, इसको याद रख लीजिए अच्छे से। अगर किसी के अंदर जो गुणसूत्र हैं, कोशिका विभाजन जो हो रहा है इसके अंदर, तो कोशिकाएं ऐसी जो गुणसूत्र हैं वो अगर बिखरे तौर पर पाई जाती हैं तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और अगर वो एक बहुत ही वेल डिजाइन स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। तो सच्चा जो न्यूक्लियस किसी में मिले, मतलब प्रॉपरली वहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक सही तौर पर उनका जो है एक आकार के तौर पर जहां मिलते हैं तो उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। जिसके अंदर प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलता है उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। तो एक चीज हो गई, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, मतलब केंद्रक सही तौर पर यहां नहीं है, यहां पर एक सही आकार में
केंद्रक पाया जाता है। दूसरा हमने बात करी गुणसूत्र ऐसे बिखरे तौर पर जिसमें पाए जाए, वो क्या, तो वो प्रोकैरियोटिक। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपटे हुए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में पाए जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, यूकैरियोटिक हो जाते हैं। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, तो देखते हैं। ये तो आपको मैंने मोटा मोटा तौर पे बताया। तो अब देखिए, ये एक है प्रोकैरियोटिक। अब इस प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है ये ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। यहां पर आप देख रहे हुए ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जीन वगैरह भी मिलेगा। इसके अंदर ही क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये किसके अंदर आ गई, प्रोकैरियोटिक के अंदर आ गई, जिसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर न्यूक्लियस के बाहर एक परत मिले जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर किसी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक, अगर नहीं पाई जाएगी तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिए क्या अंतर होता है। तो ये देखिए, ये एक मैंने जीवाणु की सूक्ष्म संरचना बताई है। और जीवाणु कैसा है, तो जीवाणु जो होता है, मतलब बैक्टीरिया की बात करी है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। तो ये जो है इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर जो है आपका झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली का मतलब क्या होता है, तो झिल्ली का मतलब होता है मेम्ब्रेन। झिल्ली का मतलब हो गया मेम्ब्रेन। ये ध्यान से शब्द समझ लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रीय झिल्ली इसके अंदर नहीं होती। जैसे यहां पर आपको कोई भी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही है, मतलब केंद्रीय झिल्ली नहीं यहां पर देखने मिल रही है। तो जिसके अंदर केंद्रीय झिल्ली ना पाई जाए उसको क्या कह दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक। दूसरा, इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, जो केंद्रक का सामान है, वो ऐसा बिखरा हुआ पाया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोकैरियोटिक हो जाता है। अब देखा जाए तो यहां पर देखिए, इसके अंदर आपको वेल डिफाइन क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है। तो इसको आप क्या कह देंगे, तो इसको आप कह देंगे यूकैरियोटिक। मतलब जिसमें वेल डिफाइन क्या हो, वेल डिफाइन न्यूक्लियस हो। जिसके अंदर क्या हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, तो उसको आप बोल देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक जो है आपका कोशिका या सेल कहा जाता है, जिसके अंदर केंद्रक एक सही तौर पर पाया जाता है, एक वेल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर आपको सारे मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेंगे। दूसरा अंतर क्या बताया मैंने, तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो भी चीज होती है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है, हिस्टोन प्रोटीन से पाई जाती है। और क्या अंतर होता है, तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके अंदर राइबोसोम ही पाया जाता है। ये राइबोसोम ही यहां पर पाया जाता है और राइबोसोम का जो वजन खोजा गया था वो 70s का खोजा गया था। तो इसके अंदर जो राइबोसोम मिलता है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या राइबोसोम मैं नहीं पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं समझाऊंगा, तो मैं सारी चीजें समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ बेसिक फॉर्म में सेल के बारे में एक एक चीज हमको समझनी। राइबोसोम का काम क्या है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो हम हर एक चीज पर ध्यान देंगे अभी, लेकिन हम इनमें अंतर बता सकें, एग्जाम में हम लिख सके कि प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर यूकैरियोटिक से है। तो एक तो मैंने बताया कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती, मतलब इसकी जो केंद्रीय झिल्ली है वो नहीं होती है, उसके अंदर होती है। ये आपको दिख रहा है। और यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया भी कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, मतलब इसका भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो इसके अंदर भी आपको कहीं पर राइबोसोम के अलावा जो बेसिकली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है क्या, लाइसोसोम दिख रहा है क्या, तो ये सारी चीजें नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है आपका, इसके अंदर एक चीज मिलती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है। ये मीजोसोम को समझेंगे आगे चलकर। मतलब मीजोसोम क्या है, तो मीजोसोम जो है इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए, जीन, इसके अलावा गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कह रहे थे हम, ये चीजें ऐसी बिखरी तौर पर पाई जाती हैं। इसी में एक चीज होती है मीजोसोम, इसको भी आगे हमको समझना है। बायोटेक्नोलॉजी में भी ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया, एकदम बेसिक से समझ लिया, तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया, न्यूक्लियस का, जिसके अंदर केंद्रक बहुत अच्छे से हो,
वेल डिफाइन हो वो हो गया यूकैरियोटिक, जिसमें ना हो वो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो गया। दूसरा, एक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है, उसमें नहीं पाया जा रहा है। तीसरा अंतर है, उसमें सिर्फ राइबोसोम मिलता है और उसका वजन 70S मिलता है। इसके अंदर 70S का भी मिल सकता है, 80S का भी मिल सकता है। तो ये एक तीसरा अंतर हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो अंतर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे कि हम हैं, मानव है, तो मानव कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? तो प्रोकैरियोटिक नहीं है, हम यूकैरियोटिक हैं। बैक्टीरिया कैसा है? तो बैक्टीरिया जो होता है वो होता है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का, मतलब जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है। इसके अलावा हर सेल के बाहर एक सेल जो है मेम्ब्रेन होती है, एक आपका कोशिका झिल्ली होती है, और उसके ऊपर एक और चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो ये आपको यहां तक बेसिक चीज समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सेल और सेल वॉल की, न्यूक्लियस की, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक क्या है? ये केंद्रक जो है आपका, मतलब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन भी होता है। इसके अंदर जो है, बहुत ही बेसिक तौर पर समझिए, इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। जीन जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जो मैंने आपको जब ब्रांचेस पढ़ाई थी तो मैंने ग्रेगर मेंडल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, और उस समय मैंने ये जीन शब्द का इस्तेमाल किया था कि जीन क्या होता है। तो जीन जो है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब आपका जो भी अनुवांशिक की जो सबसे भौतिक इकाई है वो जीन है। जैसे शरीर की सबसे भौतिक इकाई सेल पढ़ रहे हैं हम, वैसे ही जेनेटिक वेरिएशंस की बात करें, आपके पेरेंट्स से जो भी चीजें आई हैं उसमें जो बेसिक चीज होती है वो जीन काम करती है। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप हो जाता है वो हो जाता है यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं है वो है प्रोकैरियोटिक। तो अब देखा जाए तो हर सेल के बाहर आपको दिख पा रहा होगा कि ये सेल जो है, इस सेल के बाहर भी एक परत होती है। इस परत को क्या कहा जाता है? तो यहां दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। यहां पर बात हो रही है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो किसी भी सेल को, जैसे कि मैंने आपको पहले एक जो बेसिक सा डायग्राम बताया था उसको देखिए, इससे समझने आ जाएगा आपको जो हमने बात करी थी ये। तो इस सेल के बाहर जो ये मेम्ब्रेन है, इसी को तो हमने बात करी थी, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कई चीजों में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और परत होती है, इस तरह की एक और बॉर्डर होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? सेल वॉल कह देते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है और एक इसके ऊपर और परत पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन को बोलते हैं झिल्ली, और आपका सेल वॉल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति होती है। अब ये किस किस में होती है तो समझेंगे, इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से चीजें समझने आ जाएंगी। तो ये जो है हम सारी बात कर ली थी हमने, लेकिन हम आगे बात कर रहे थे किसकी? तो ये दो तरह की कोशिका बता दी। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो है जीवाणु की जो सूक्ष्म संरचना है, तो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा? तो बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, इनके अंदर कुछ कुछ चीजों में सेल वॉल होती है। तो जो कोशिका भित्ति है इनके अंदर, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो नाम याद रख लेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर किस तरह की सेल वॉल है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा देखिए, एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है? तो नहीं होती है। यहां दिख रहा होगा नो सेल वॉल, मतलब जो हमारे अंदर क्या सेल वॉल है? नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे इसको मान लें कि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है? क्योंकि यहां मैंने लिखा हुआ है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपने किशमिश का दाना डाला पानी के अंदर, तो आप देखेंगे किशमिश फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, लेकिन बाहर से जो उसकी परत होती है वो फटती नहीं है। लेकिन आपकी ही चीज देख लो कि अगर आपका ब्लड का ड्रॉप पानी के अंदर मिला तो वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है, पूरा जो वाटर है वो लाल हो जाएगा, वहां पर वो एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। प्लांट्स के कोई भी चीज, जैसे कि आप फ्रूट्स खाते हैं,
ककड़ी खाते हैं या कोई भी चीज है तो उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को ही तो कहा जाता है सेल वॉल। और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन की मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भाई प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल्यूलोज और आपका पैक्टिन से बनकर बनी होती है। सेल्यूलोज का मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही फॉर्म होता है और पैक्टिन इसमें पाया जाता है। तो मतलब आपका सेल पूरा है और सेल के बाहर एक और मोटी परत है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। प्लांट को अगर आप टच कर देखोगे तो उस पर एक लेयर सी होती है। और जो हमने रॉबर्ट हुक की बात करी थी, रॉबर्ट हुक ने भी जो खोजा था वो सेल वॉल को ही खोजा था, जिसको नाम सेल दिया था उन्होंने। फिर बाद में जीवित कोशिकाओं की बात की गई। तो याद रखेंगे प्लांट सेल किस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए फंगस के बारे में, फंगस के ऊपर भी एक सेल वॉल होती है, कवक के ऊपर भी एक जो है कोशिका भित्ति होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो मिलकर बनी होती है काइटिन से। इसके अलावा क्या हमारे ऊपर सेल वॉल है, तो नहीं है। कोई भी एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे एक अंडे को आप उबालिए, अंडे को उबालेंगे तो अंडा फट जाता है। जब बहुत ज्यादा उबलता है तो देखा होगा आपने कि जो एग होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो मतलब उसके पास भी क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल जो है इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है और इनके पास सेल वॉल भी होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद देखते हैं आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको ध्यान से और देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा। ये आप बार बार अभी तक देख चुके हैं। तो अब मुझे लगता है इतना आप समझ पा रहे होंगे कि मैं अगर न्यूक्लियस बोल रहा हूं या सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूं या सेल बोल रहा हूं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेल है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर है सेल मेम्ब्रेन। कुछ केसेस में यहां पर एक और चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, और बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो देखिए यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है हमने, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये दो शब्द सीखने हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर हम इस सेल के अंदर से जो ये बाहर की परत है इसको हटा दें, मतलब सेल है पूरा, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मटेरियल भी है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीजें हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसकी बाहर की परत हटा दें। मतलब आपका घर लिया जाए और उस घर की बाउंड्री वॉल को हटा दिया जाए, तो जो बचा हुआ घर क्या है, मतलब आपने आम लिया, आम का छिलका हटा दिया, तो बचा हुआ आम क्या है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अगर वो जो बचा हुआ पार्ट है किसके अलावा, जो इसकी बाहर की वॉल के अलावा, उसको कह दिया जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। इसको देखिए एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। अगर हम सेल में से सेल वॉल को हटा दें तो क्या बचा हुआ पार्ट मिला, प्रोटोप्लाज्म मिला। प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका में से अगर हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो हमें जीव द्रव मिला, और जीव द्रव ही क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। आम लिया, आम का छिलका हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो आम का खाने वाला पार्ट है, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है। तो ऐसे ही सेल लिया, सेल के बाहर की चीज हटा दी, तो बची हुई पार्ट क्या बन गई, प्रोटोप्लाज्म बच गई। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस तो है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस भी है और ये साइटोप्लाज्म भी है। तो साइटोप्लाज्म को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रोटोप्लाज्म में से क्या हटा दीजिए, न्यूक्लियस को हटा दीजिए। मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस में से, इसको हटा दिया, सेल वॉल को हटा दिया, तो बचा हुआ जो बीचों बीच का पूरा पार्ट है, मतलब आपने आम लिया, आम का छिलका हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको आपने प्रोटोप्लाज्म कह दिया, उसको आपने जीव द्रव कह दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उस आम की गुठली को भी हटा दे रहे हैं, उसके सीड को भी हटा दे, मतलब न्यूक्लियस को भी हटा दे रहे हैं। तो जो बचा हुआ मैंगो का पल्प है, तो वो पल्प क्या कहलाएगा, वो पल्प जो है साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ऐसी सेल की बाहर की लेयर हटा दो तो बचेगा प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दो तो बचेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव। तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए कि भाई सेल में से सेल वॉल हटा दी, बाहर की परत हटा दी, तो बचा पार्ट प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। इसके अलावा उस जीव द्रव से न्यूक्लियस केंद्रक को हटा दिया तो बचा कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म एग्जाम में आ जाए तो नहीं भूलना है, मैंगो वाला एग्जाम्पल याद रखना है, भले मुंह में पानी आ रहा हो तो भी अच्छे से इसको याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ सेल। अब ये सेल काम क्या करता है, तो फंक्शन ऑफ सेल क्या है, तो भाई ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है।
मतलब ये जीवन की क्या है, एक मौलिक इकाई है। अब जीवन की मौलिक इकाई तो है, लेकिन कैसे है? तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज जा रही है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? कि भाई कोशिकाओं के अंदर जो चीजें, आपकी जो एनर्जी बन रही है, इसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या दे रहा है आपको, पावर हाउस दे रहा है। मतलब आपकी बॉडी में जो भी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन रही है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें है? सेल के अंदर। तो सेल जो है रेस्पिरेशन का काम भी कर रहा है और उस रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में ऊर्जा बना रहा है। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन पा रहा है वो कहां बन पा रहा है? इससे बन पा रहा है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें किसके अंदर है? तो डीएनए, आरएनए भी सेल के अंदर है। और अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति की अगर उत्पत्ति हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किस बेसिस पर हो रहा है? वो सेल की वजह से हो रहा है। अगर किसी बॉडी में सेल डिवीजन ही ना हो, कोशिकाओं का विभाजन ही ना हो, तो नया कोशिका कैसे आएगी? यही तो पढ़ा हमने सेल थ्योरी में कि ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नई कोशिका बन रही है तो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बन रही है। तो मतलब हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस को कौन करने वाला है? तो ये सेल का ही काम है, ये कोशिकाओं का ही काम है। तो इस तरीके से आज हमने एकदम बेसिक फॉर्म में सेल्स को समझा है। तो होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। फिर एक एक करके इनके और पार्ट्स पर मैं आगे बात करूंगा। तो यहां पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं आज के, तो ये आपको बताना है। सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिंप्लोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। टोनोप्लास्ट जीव द्रव, सिंप्लाप्लास्ट या कोशिका द्रव कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज गिवन बाय, ये टर्म जो था, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये आप बता पाएंगे अगर लेक्चर अच्छे से देखा है। तीसरा क्वेश्चन है द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर एल्गे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। कोशिका सिद्धांत किसके ऊपर लागू नहीं होता है? और अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं, लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको आंसर्स गलत नहीं होंगे। कई आंसर्स बच्चों के थोड़े से जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा था एक्टोवियन, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाला था, जो फादर ऑफ ऑर्थोनोलॉजिस्ट था, वो कुछ बच्चों ने गलत लिखा था, उन्होंने सलीम अली को दिख दिया था। तो आप लेक्चर्स को जरूर देखिए। लेक्चर्स में जो है अगर आप प्रॉपरली इसको देखेंगे तो आपको चीजें बनेंगी। तो ये चीज होप आपकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा एक एड ऑन कर रहा हो, आपको जो चीजें आती हों उनमें जो है कुछ बेहतर आपकी प्रिपरेशन और हो पा रही हो इन लेक्चर से। अगर आपको और भी कुछ इसमें कमियां लग रही हैं, फीडबैक आपके कुछ हो, तो हमको जरूर दीजिएगा, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से आपके सामने ये चीजों को पेश कर पाएं। इसके अलावा कोई भी सजेशंस हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ यहां से ले सकते हैं। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी तरीके की चीजें बिल्कुल बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।